नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है, जहां आजमगढ़ के एसपी सिटी का बंदरों के साथ खेलने का वीडियो वायरल हो गया है। व्यस्त जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है, इसको देखने के बाद सुकून महसूस होता है। अक्सर आपने पुलिस का सख्त चेहरा देखा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको पुलिस का ये चेहरा दिखा रहा हूँ, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पुलिस अधिकारी किसी को डांट फटकार नहीं बल्कि लाड प्यार दे रहे हैं। इनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई बंदर आते हैं, जिन्हें ये खाना खिलाने में जुटे हुए हैं। जनपद आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो बंदरों को मूंगफली, तरबूज आदि खिला रहे हैं। वो उनके साथ खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल रोज सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले बंदरों के साथ खेलते हैं। वो बंदरों का मूंगफली, तरबूज, चना आदि से पेट भी भरते हैं। वहीं आवास के अंदर बंदरों के पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था उन्होंने की हुई है। अब यह वीडियो देखकर आप अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल की जमकर तारीफ करेंगे और उनकी तारीफ सोशल मीडिया पे खूब हो रही है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल ग्रीष्मावकाश के बाद खुल चुका है। आपको बता दें कि लगभग महीनों दिन बाद बच्चे स्कूल पहुंचे। छात्र छात्राओं ने अपने मित्रों से मिलने की खुशी जाहिर की, तो ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिए गए ग्रीष्मकालीन अवकाश के होमवर्क को देखा गया। विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में भी विद्यालय के बच्चों ने मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा प्रारंभ रखा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खोल दिए गए थे। बच्चों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, 2 गज की दूरी व मास्क जरूर लगाएं। सुनिए स्कूल के छात्र और स्कूल के प्रिंसिपल ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9 में। गर्मी की छुट्टी हुई थी, गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुला है, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी स्कूल में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर। सभी टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, खासकर साइंस में वसीम सर बहुत अच्छे टीचर्स हैं। सभी लोग। और कुछ क्या कहेंगे टीचरों के लिए? सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, मैं प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल कानपुर। सर, गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुला है, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी स्कूल में? सर अभी तो 3rd वर्किंग डे है स्कूल खुलने के बाद। फर्स्ट 2 डेज़ तो स्ट्रेंथ ही नहीं आई बिल्कुल, लेकिन आज से स्ट्रेंथ भी अच्छी आ रही है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और ठीक चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी कराई जा रही है? बहुत अच्छी चल रही है बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि 1.5 महीने की छुट्टी के बाद बच्चे भी हमें लगता है काफ़ी बोर हो गए थे और वापस आने के बाद दे ऑल हैव कम विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म और स्टडीज अच्छी चल रही है। आजमगढ़ में वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए रमाकांत वर्मा ने कहा कि आरटीआई के अंतर्गत प्रतिवर्ष विद्यालयों में कक्षा के अनुरूप 25% प्रवेश लिया जाता है, परंतु उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति विगत 3 वर्षों से यानी 2018-19, 2019-20, 2021-22 से नहीं दी जा रही है तथा विद्यालयों में 25% से अधिक नाम चयनित कर दूसरे वार्ड एवं ग्राम सभा के बच्चों का नाम चयन कर भेजने के कारण विद्यालय व अभिभावक दोनों परेशान हो रहे हैं, जबकि आरटीआई के अंतर्गत अपने वार्ड एवं ग्राम सभा के चयनित बच्चों का ही प्रवेश लेना है। शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान न होने के कारण विद्यालय में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जबकि कोविड के कारण विद्यालयों की स्थिति विगत 2 वर्षों में बहुत ही दयनीय हो गई है, जिसके कारण विद्यालयों की बिजली का बिल, अध्यापकों का वेतन आदि देने में
कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से हम सभी मांग करते हैं कि विद्यालयों की शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान करवाने एवं दूसरे वार्ड व ग्राम सभा तथा 25% से अधिक बच्चों के चयन पर रोक लगाने की कृपा करें, ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। रमाकांत वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। रमाकांत वर्मा, आज हम लोग प्रबंधन संगठन की तरफ से जो है आए थे जिलाधिकारी से मिलने आरटी के संबंध में। आरटी में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा एडमिशन, जैसे विद्यालयों को जो उनकी छात्र संख्या के अनुरूप एडमिशन 25% मिलना चाहिए था, एक तो उससे ज़्यादा एडमिशन मिल जा रहे हैं, जिसके कारण जब विद्यालय उससे ज़्यादा एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, अभिभावक का नाम लिस्ट में आ रहा था, रोज़ विद्यालयों पे एडमिशन को लेकर के जो दिक्कतें खड़ी होती हैं, पेरेंट्स से विवाद होते हैं। तो हम लोगों का ये कहना था जिलाधिकारी से कि जो हम लोगों की छात्र संख्या उसके अनुरूप जो है 25% ही बच्चों का नाम विद्यालय में भेजा जाए। दूसरे उसमें आरटी में एक लॉ है कि आप अपने वार्ड या अपने ग्राम सभा के बच्चों का ही एडमिशन करेंगे, जबकि अधिकतर बच्चे उसमें ऐसे सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं जो दूसरे वार्ड से हैं, बहुत दूर दूर से हैं। वो उनका प्रमाण पत्र तो 1 लाख के नीचे का है, लेकिन वो गरीबी रेखा में आकर के फिर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बस से आएगा। बस का फीस उनको देने को पैसा है, लेकिन जो स्कूल के बच्चे की फ़ीस देने को है उसका पैसा नहीं है। तो हम लोग का ये था कि जो जिलाधिकारी जी से कि BSC साहब को आदेश करें कि जिस गांव या जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसी गांव या उसी वार्ड के बच्चों का चयन हमारे विद्यालय पर करें। तीसरा यह था कि हम लोगों को कोरोना काल से ही 2020 से ही अब तक जो है 3 वर्ष हो गया, आरटी का कोई भुगतान नहीं हो पाया। कोरोना काल में वैसे भी विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय थी। अब भुगतान न होने के कारण जो है तरह तरह की विद्यालयों में समस्या उत्पन्न हो रही है। बिजली के बिल नहीं पेड हो पा रहे हैं, क्योंकि इस समय आरटी के बच्चों की संख्या लगभग विद्यालयों में 100 के आसपास सबके पास हो गई शहरों में। तो अब वह जो है टीचर्स का पेमेंट हुआ, बिजली की बिल हुई या अन्य तरह के खर्चे जो विद्यालयों में हैं उनका भुगतान न होने के कारण उससे समस्या हो रही है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो हम लोगों की यह भी था कि आप BSC साहब से निर्देशित करें तो वो हम लोगों का बजट जो भी बनता है जनपद का उसे बना करके परियोजना कार्यालय को भेज करके मंगाएं और हम लोगों का भुगतान करें, जिससे विद्यालय की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारी वैन है, इसको जो आ रहा बार बार की जो ये बच्चों को ढोने के लिए नहीं चलेगी। तो सर से हम लोग का नाम था कि चूँकि शहर में, हमारे छोटे शहर में ट्रैफिक की समस्या है, अगर बड़ी गाड़ियाँ ही चौक से लेकर के हर जगह दौड़ने लगेंगी तो निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम हो जाएगा और शहर जो है जाम से जूझता रह जाएगा। दूसरे यह कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा उसके दरवाजे से उठे। बड़ी गाड़ी कोई उनकी गली में जा नहीं सकती, छोटी गाड़ियाँ उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है, जिससे वो दरवाजे से बच्चों को उठा करके सुरक्षित लेकर के विद्यालय लाती हैं और फिर उनका बच्चा सुरक्षित विद्यालय से उठ करके उनके घर पे पहुंच जाता है। तो ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको जो भी रूल रेगुलेशन लागू हो परिवहन विभाग का कि बच्चों को ढोने के लिए, उन सारे रूल रेगुलेशन को विद्यालय पूरा करने को तैयार है। उसको पूरा करा करके उसको परमिट बना दें। अगर कोई टैक्स है अलग से तो उस टैक्स को जमा करा लें और हमें अनुमति दें कि हम उन छोटी गाड़ियों से बच्चों को उठा सकें। बलिया पुलिस ने जिले के थाना क्षेत्र दुबहड़ अंतर्गत दुबहड़ गांव में एक युवक द्वारा अपने सगे चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बलिया पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी भतीजे को आला कत्ल चाकू के साथ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर भतीजे ने अपने ही सगे चाचा अशोक सिंह पुत्र स्वर्गीय बटेश्वर सिंह, जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, निवासी ग्राम दुबहड़, थाना दुबहड़, जनपद बलिया को अपने घर के आंगन में चाकू से कई बार प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के मामले में पुलिस अधीक्षक राजकर नैयर द्वारा घटना से संबंधित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी कुशल परीक्षण में टीमों का गठन कर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में दुर्गा प्रसाद तिवारी अपर पुलिस अधीक्षक बलिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज दुबहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कौन सी घटना हो गई सर? थाना क्षेत्र दुबहड़ के दुबहड़ गांव से आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की उसके सगे भतीजे द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। घटना के संबंध में मृतक के भाई की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद भतीजे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ जनपद के मेहनगढ़ थाना क्षेत्र के भदसारी व कटात के मध्य स्थित शारदा सहायक खंड 23 माइनर के पास पूर्व प्रधान के बेटे व बहू से बदमाशों ने कट्टे से आतंकित कर जेवरात व मोबाइल फोन लूटी। बताते चले कि मेहनगढ़ थाना क्षेत्र के शेखुपुर निवासी पूर्व प्रधान राजा राम यादव का 30 वर्षीय पुत्र संतोष यादव अपनी पत्नी अर्चना देवी के साथ रविवार को ससुराल मुड़हर गया था कि सोमवार को पति पत्नी बाइक से वापस शेखपुर घर आ रहे थे। एक समय करीब 9:15 बजे जैसे ही माइनर के पास पहुंचे कि पीछे से आ रहा बाइक सवार ने ओवरटेक कर बाइक सवार से जौनपुर जाना है तो बाइक सवार संतोष ने कहा कि इधर कहाँ जा रहे हैं। तब तक पीछे से बैठा दूसरा बदमाश ने तमंचा को सटा दिया। विरोध करने पर कट्टे की मुठिया से सर पर मार जिससे वह बेहोश हो गया। सबसे पहले पत्नी के गले से सोने की चैन, मंगलसूत्र व घायल के गले से सोने की चैन व अंगूठी निकालकर गोसाई की बाजार की भागने में सफल रहे। घायल ने पत्नी के मोबाइल फोन से डायल 112 व मेहनगर पुलिस सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी बसंत लाल मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए अच्छे अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना पाकर एसपी सिटी व सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी भी थोड़ी देर के बाद घटनास्थल पहुंच गए। छानबीन की। घायल ने अज्ञात 2 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर दिया है। अतरौलिया में दबंगों की दबंगई देखने को मिला है। दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं को जमकर पीटा है और जब दबंगों द्वारा निर्माण कार्य भी रुकवा दिया गया है, निर्माण में लगे पिलर को उखाड़ दिया गया, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के चकदर्शन गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद था। इसमें बृजराज पांडे द्वारा अपनी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था कि विपक्षी अशोक पांडे द्वारा निर्माण कार्य रोका गया। दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया। दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे भी थे। वही पीड़ित बृजराज पांडे ने बताया कि जब हम थाने पर पहुंचे तो विपक्षी अशोक के घर वाले वेद प्रकाश, राहुल, राधे मोहन आदि लोग घर में घुसकर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की और उन्हें मारा पीटा, कपड़े तक फाड़ देने के आरोप लगे हैं। जिसके संदर्भ में पीड़ित ने अतरौलिया थाने में तहरीर दी, किंतु विपक्षी भाजपा नेता के दबाव में अतरौलिया थाने में दबाव बनाकर तहरीर बदल दी गई और सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। इससे क्षुब्ध होकर पीड़ित ने एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए। क्या नाम है आपका? विभू पांडे। आज यहाँ पे किस लिए आए? क्या मामला है? हम यहाँ पर आए हैं न्याय के लिए। क्या हुआ था? हमारे मकान बन रहा था, विरोधी लोग आए रोकने के लिए। हम लोग गए तो हम लोग को बहुत मारा, साथ में छेड़खानी की। फिर घर में जाके हमारे 2 बहन खाना बना रहे थे, उन लोग को मारे बहुत बेदर्दी से और बहुत चैन छीन लिए गए और बाली छीन लिए गए। आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए सर, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम गए एसओ साहब के पास दरखास्त लेके, थाने पे गए। एसओ साहब कुछ नहीं बोले, डांट के भगा दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही और सुचारू रूप से संचालित हो। उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। कमियां मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आजमगढ़ जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में चल रही है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन लग रहा है, सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंधरापुर संचालित है। कंधरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य केंद्र परिसर की स्थिति जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहां पर तैनात कर्मचारी भी समय से नहीं आते जाते। समय से न आने जाने के कारण तमाम लोगों को समस्याएं उठानी पड़ती है। सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गांव-गांव, जगह-जगह इसलिए बनाया गया कि लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था है तत्काल मिल सके। कंधरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते हैं। संबंधित जिम्मेदार इस पर कठोर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैम आपका परिचय? आकांक्षा यादव, मैं सीएचओ हूँ और बिलरियागंज ब्लॉक से। ये कब से आपकी आती है, क्या समय आपका आने का? हमारा आने का समय 8:30 बजे से है, सुबह शाम के 5 बजे तक। वर्तमान में कितना बज रहा है? वर्तमान में 10 बज रहा है। काफ़ी शिकायतें हैं जो गांव के लोग की हैं। हाँ। दवा के लेकर, इलाज के लेकर अभाव से, तो इस पे क्या कहना चाहती है आप? हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं। कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो आके ये बोले कि नहीं मैडम हमें ये दवाई नहीं मिली है और ये हमें अब जो है हमारा इलाज अच्छे से नहीं कर रही है। हमारे पास जो है प्राथमिक जो सुविधाएं होती हैं वही हम लोग देते हैं। हमारा जो सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ही है। ठीक है, हम लोग स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है कि NCD स्क्रीनिंग करना, फिर उसके बाद गर्भवती महिलाओं को देखभाल करना, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं है, BP और उनका शुगर चेक करना,
ये सारा काम हम लोग करते हैं। नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान कंधरापुर रामचंद्र प्रजापति स्वास्थ्य के विषय में अपने कंधरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय पे गया हुआ था और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। मैंने बड़े डॉक्टर साहब से और वहाँ पे बैठे हुए कर्मचारियों से बात किया कि कम से कम हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन पे हफ्ते में एक बार आकर के गांव वालों का दुख और दर्द सुनिए ताकि हमारे गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रहे, लोग जाने। लेकिन इस पर अभी कोई असर नहीं हुआ है, न तो कोई आके बड़े डॉक्टर बैठ गए। वाले ने मुझसे कई बार कहा, मैं कितनी बार रिक्वेस्ट किया हूं, लेकिन अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे गांव वालों को दवा की उत्तम व्यवस्था की जाए। जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को आज जैनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जैनपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 12 जनवरी 2022 को एक मुकदमा थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत किया गया। मुबारकपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि विपक्षी दुर्गेश राय पुत्र रविंद्रनाथ राय निवासी मोहम्मदापुर लाठघाट थाना जैनपुर आजमगढ़ द्वारा मेरे साथ बेला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया है और जान से मारने की धमकी दिया है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी थी और विवेचना निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी द्वारा जारी की जा रही थी और आज विवेचना क्रम में जैनपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। हथरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत की लोहिया नगर वार्ड में इंटरलॉकिंग सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिस पर पैदल चलना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। प्रत्येक दिन इस सड़क पर दुर्घटना हो रही है। बारिश में जल जमाव के चलते सड़कों पर हुए गड्ढों में भारी जल जमाव होता है, जिस पर चलने पर किसी को कोई अंदाजा नहीं होता और लोग गिर जाते हैं। नगर प्रशासन की उदासीनता से सड़क मार्ग का निर्माण नहीं कराया जा रहा, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जबकि इसी रास्ते पर सभी प्रमुख विद्यालय भी है और बच्चों का प्रतिदिन आना जाना रहता है। लोहिया नगर वार्ड निवासी तहसीब आलम ने बताया कि इंटरलॉकिंग का रोड जब बना उसके 6 महीने बाद ही धीरे धीरे टूटने लगा और आज पूरी तरह से टूट चुका है। सड़क में 6 से 12 इंच तक के बड़े गड्ढे हो गए हैं। हम लोग जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि इसी रास्ते पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, कन्या कॉम्पोजिट विद्यालय तथा यूनियन बैंक भी स्थित है, जिस पर बच्चे साइकिल से जाते हैं और गिरकर चोटिल हो जाते हैं। काफ़ी लोग चोटिल भी हो चुके हैं। बारिश में जल जमा होता है और अनजान लोगों को सड़क में गड्ढे का पता नहीं चलता और लोग गिर जाते हैं। वही स्थानीय लोगों की मांग है कि जो इंटरलॉकिंग लगी है वो टूट चुकी है, उसे उखाड़कर पुनः सही तरीके से इंटरलॉकिंग कराई जाए, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। तहजीब आलम, लोहिया नगर, हथरौलिया। आपके घर के बाहर की रोड है बड़ी छठी सड़कों पे, इसके बारे में बताइए। हाँ, वो जो डमरू वाला रोड बना है वो लगभग जब बना उसके 6 महीने बाद ही वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया और इस समय ये हालत है, उसमें 6 इंची 12 इंची तक के गड्ढे हो गए हैं और हम लोग गाड़ी उड़ी लेके जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। उसी तरफ से GGIC है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, बैंक रोड है, उससे बच्चे जाते हैं, साइकिल से गिर भी जाते हैं। हमारे सामने कई बार लोग गिरे हैं। बरसात में क्या स्थिति है? गड्ढे भर जाते हैं, इस वजह से लोगों को आइडिया नहीं लगता है कि मतलब इधर गड्ढा है, पैर पड़ते ही मोच खा जाता है, गिर जाते हैं। मांग यही है कि मतलब फिर से वो डमरू वाला जो है उसको निकाल के किसी अच्छे चीज़ से बनाया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। से खबर है, जहां थाना सिदारी पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। बता दें कि कमल नयन दुबे, कोतवाली उप निरीक्षक कमल नयन दुबे में हमरा द्वारा मिशन रोड तिराहा शंकर जी मंदिर के पास बेहद ग्राम हरबंसपुर चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह मकोही गजही थाना अररिया जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है और उसके पास एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में रिक्शा चालक समिति जिला आजमगढ़ के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में लेकर अपमानित किया गया, जिसके संगठन में भयंकर आक्रोश है। इस संदर्भ में शहर कोतवाली पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार थाने में क्यों उनके साथ किया गया। पाठक ने कहा कि ऐसी दशा में हमारा संगठन निम्नलिखित मांग करता है। पहला कि कोतवाली में बुलाकर संगठन के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक के साथ की गई बदसलूकी की जाँच कर वह संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जहाँ एक तरफ शासन द्वारा अवैध स्टैंड हटाए जाने के क्रम में आजमगढ़ शहर एवं देहात में निर्धारित स्थानों पर पड़ाव अड्डे की व्यवस्था की जाए,
तथा RTO द्वारा निर्धारित 48 केंद्रों को विकसित किया जाए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति का कोषाध्यक्ष हूँ और यह ज्ञापन देने के लिए हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जगह जगह गाड़ियों की चालान हो रही है और अनावश्यक हो रही है। प्रशासन के पास कोई स्टैंड नहीं है, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, गाड़ी रोड पर लेके चले जा रहे हैं। अगर खाली गाड़ी भी है तो रोक के चालान हो रही है। एक चीज़, दूसरी चीज़ डीजल भी महंगा है, गैस भी महंगी है और हर बार यहाँ मीटिंग बुलाई जाती है डीएम साहब की यहाँ यातायात के लिए। बार बार बताया जाता है कि इस क्षेत्र में सड़क में गड्ढा है, वो नहीं मुक्त होता है। सड़क किनारे वो क्या नाम है, पोल है बिजली का, वो भी नहीं आज तक हटाया गया। मैं समझता 2 साल हो गया, हर मीटिंग में रखा जाता है। पांडे बाजार में है ऐसा। दूसरी तरफ अवैध वसूली, जो मुख्यमंत्री साहब का जो आदेश था कि अवैध वसूली बंद कर दिया जाए। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो पैसा जो चंदा हम लोग लेते थे 10-5 रुपया, वो वैध था या अवैध? हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद तक चला है नगर पालिका के खिलाफ लड़ करके, जो कि अवैध वसूली नगर पालिका के लोग करते थे और ये इलाहाबाद जाने के बाद डीएम के ऊपर केस करने के बाद ये वसूली बंद हुई है। अभी दूसरी तरफ अवैध वसूली का नाम लिया जाता, अवैध वसूली जारी है। रेलवे में 15x30 का ठेका है इनका। अब 15x30 का ठेका है, पूरे परिसर भर कोई मऊ जिले से आ जाए, कोई घर से निकल करके क्या आप लोग हैं? वो अवैध वसूली बंद हो जानी चाहिए। वही अवैध है कि 15x30 है, पूरे परिसर भर में ये वसूलियाँ होती है और लिया जाता है, गाली दे करके मार करके। डर बस ये ड्राइवर देते हैं पैसा। अभी यहाँ सिधारी चौराहे पर चले जाइए, अवैध वसूली का नाम आता है, अवैध वसूली बंद है। मैं चैलेंज करके करना चाहता हूँ डीएम साहब से, कप्तान साहब से, ये जलाऊ से जांच करवा लें, सीओ साहब से जांच करवा लें। वहाँ जो गेट है बिजली विभाग का, क्या नाम है उसका, कॉलोनी का, वो हार्डिल गेट के बगल में गाड़ियाँ लगती हैं, अवैध वसूली होती है वहाँ पर। कहाँ है इनका शासन प्रशासन है? इनको बंद कराना चाहिए। हमारा जो संगठन लड़ता है हाई कोर्ट तक, 40 साल 38 साल का रिकॉर्ड है, हमने धरना प्रदर्शन किया है, सफलता लाया है, लेकिन ये वो नहीं पकड़ेंगे। हमें कह रहे हैं आप थोड़ा बंद कर दीजिए। समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना चौकी प्रभारियों सहित गठित पुलिस टीमों द्वारा भदोही में बैंक व उसके आसपास चेकिंग की गई। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बैंकों संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बैंकों में लगे CCTV कैमरों व अलार्म की भी परखी गई व्यवस्था। आमजन को सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त कराया गया। बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश किए गए। जनपद में विस्तृत बैंकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के आदेश के क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन व राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल परीक्षण में समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना चौकी प्रभारी द्वारा बैंकों उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। भदोही से खबर है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत भदोही पुलिस द्वारा प्रतिदिन महिला जागरूकता व सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थानों की महिला पुलिसकर्मियों एंटी रोमियो टीम द्वारा मंदिर, कोचिंग सेंटर, बाजारों, प्रमुख मार्गों आदि पर की चेकिंग की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। आज शासन द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता एवं सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा जनपद में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं, महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मानसून की दस्तक के साथ ही जलजनित व संचारी रोगों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग CHC, PHC व जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं और विभिन्न बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज के लिए उचित व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। गंभीर रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यतः बरसात में होने वाले संक्रामक रोगों के लिए प्रबंध किए गए हैं। मानसून में बदलाव होते ही मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वही जनपद में कोरोना संक्रमित भी बढ़ने लगे हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर ने बताया कि मौसम में बदलाव आने के चलते सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। वही जिले में कोरोना के केस भी आने लगे हैं। उनके लिए हम लोग RT-PCR टेस्ट भी करा रहे हैं। संचारी रोग नियंत्रण माह 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो पूरे माह तक चलेगा। इसमें आशा कार्यकर्त्री गांव-गांव जाएंगे। मदर मीटिंग संचारी रोग के प्रति जन जागरूकता फैलाना, बुखार के मरीजों का लाइन लिस्टिंग करना, साथ साथ कोविड-19 के मरीजों को चिन्हित कर उन्हें दवा देना व उनकी जांच करवाना। संचारी रोग बारिश की वजह से
मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। यह मच्छरों से ज़्यादा फैलता है। इसके लिए स्कूलों में शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रेयर में टीचरों को निर्देश दिया गया कि बच्चों को फूल कपड़े पहनने की सलाह दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर के पास जल जमा हो तो उसे साफ करें, झाड़ियों को पंचायती राज विभाग द्वारा साफ सुथरा किया जाए। जो भी मच्छर जनित बीमारियां हैं या जो मच्छरों या जानवरों के द्वारा फैल रही हैं उसके लिए पूरे महीने अभियान चलेगा तथा मरीजों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी दवाएं उपलब्ध हैं। आज सुनाते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। साल का बदलने के संचारी रोग के लिए आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा दिए गए हैं? ओपीडी में कितने मरीजों की संख्या बढ़ी है इसके बारे में? थोड़ा टेम्परेचर डीप होने के कारण कुछ इसमें है, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े हुए हैं और कोरोना के केस भी कुछ हमारे ज़िले में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ RT-PCR टेस्ट भी कर रहे हैं। और संचारी रोग नियंत्रण माह हमारा 1 जुलाई से चलाया जा रहा है, पूरे महीने भर चलेगा। इसमें गांव-गांव आशाएं जाएंगी, मदर मीटिंग, जन जागरूकता फैलाना संचारी रोग के प्रति और फीवर वाले मरीजों का लाइन लिस्टिंग करना, ट्यूबरकुलोसिस मरीजों का उनकी भी लाइन लिस्टिंग कराना, साथ साथ कोविड वाले लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करके उनको दवा देना, उनकी जांच ला के स्वास्थ्य केंद्र संचारी रोग के लिए मरीजों को क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बचाव के लिए? संचारी रोग इस समय जैसे मच्छर ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण फैलता है, तो इसमें है कि आप स्कूलों में जैसे प्रेयर के माध्यम से टीचर भी बता रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा कि फुल आस्तीन के कमीज़ पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर के पास अगर जल जमा हो तो उसको समाप्त किया जाए, झाड़ कार्य है तो उसको पंचायती द्वारा उसका भी सफाई कराया जा रहा है। तो हम लोग जो भी मच्छर जनित बीमारियां हैं या जो एक दूसरे से जानवरों के द्वारा फैलती है उसको बचाव के लिए पूरा अभियान पूरे महीने चलेगा।